हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 13 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है सामाजिक विज्ञान से और जिसमें हम समझ रहे हैं पाठ दिल्ली के सुल्तान को, क्योंकि पिछली वर्कशीट्स में भी हमने इसी का कुछ भाग समझा था और जिसमें यह समझा था कि जो दिल्ली के प्रथम शासक थे वो तोमर राजपूत थे, उसके बाद चौहानों ने उस पर राज किया, फिर तुगलक, लोदी, मुगल, न जाने कितने राजवंशों ने हमारी इस दिल्ली पर राज किया। तो अब हम इस वर्कशीट में उससे आगे समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। आज सबसे पहले जो हम एक फ्लो चार्ट देख रहे हैं उसमें किसके बारे में बताया गया? उसमें बताया गया है कि 15वीं व 16वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत। देखिए बच्चे बहुत सारी गलती भी ये कर देते हैं कि 15वीं शताब्दी का मतलब समझते हैं 1500 और उसके बाद का समय, 16वीं शताब्दी का मतलब 1600 वाली शताब्दी। ऐसा नहीं होता। मैंने बार बार समझाया, जब भी हम 15वीं शताब्दी की बात करें तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं 1400 से, सन 1400 से 1499, और 16वीं शताब्दी की बात करेंगे तो 1500 से 1599 के बीच की बात करेंगे। तो इसमें तुगलक वंश के बाद दिल्ली पर लोदी, सैयद व सूरी वंश ने शासन किया। मैंने आपको बताया कि कई राजवंशों ने दिल्ली पर राज किया और दिल्ली के सुल्तान बने। फिर शेरशाह सूरी के शासनकाल में विकसित राज्य छोटा अवश्य था, परंतु वह शक्तिशाली था। शेरशाह सूरी के द्वारा स्थापित की गई प्रशासन व्यवस्था भविष्य के राजाओं के लिए मिसाल भी बन गई। फिर इसके बाद है कि बंगाल, जौनपुर, मालवा, गुजरात, राजस्थान, दक्षिण भारत के अनेक राज्य एवं अफगान शासक दिल्ली सल्तनत के अंतिम वर्षों में अस्तित्व में आए। यानी हमारी दिल्ली बहुत बार, ऐसा कहा जाता है कि बहुत बार वो उजड़ी भी और बहुत बार बसी भी। यानी हर जो वंश इस पर राज करता था वो अपने तरीके से इसकी शासन व्यवस्था को चलाता था, अपने तरीके से, अपने तौर तरीकों से नियम कायदे को बनाता और उन्हें दिल्ली के लोगों पर लागू करता। इसी तरह से अब हम अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के प्रशासन के बीच तुलना करेंगे, यानी उन दोनों का प्रशासन किस तरीके का था या उन दोनों के प्रशासन में राज करने के तरीके में या जो उनके प्रशासन की व्यवस्था थी उसमें क्या अंतर था। तो चलिए एक बार देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के प्रशासन के बीच क्या तुलना की जा सकती है, क्या उनमें अंतर है। तो देखिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, उसने आक्रमण से बचाने के लिए अपनी एक विशाल स्थायी सेना खड़ी की। उसकी प्रशासन व्यवस्था का जो सबसे पहला भाग है वो यही है। लेकिन जो मोहम्मद तुगलक था उसने ट्रांसऑक्सियाना पर हमला करने के लिए एक बड़ी सेना खड़ी की, यानी किसी विशेष जगह पर हमला करने के लिए उसने की, और उसने क्या किया, एक स्थायी सेना बना ली थी हर हमले से बचने के लिए। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नए गैरिसन शहर का निर्माण किया। गैरिसन समझते हैं क्योंकि ये शब्द हमने पिछली वर्कशीट्स में यूज़ भी किया। गैरिसन होता है एक तरह से छावनी हो गई जहाँ जिसके या एक किलाबंदी जिसके अंदर सारे सैनिक रहते हैं, उनके खाने पीने का, रहने का इंतज़ाम होता है। और मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, दिल्ली के 4 सबसे पुराने शहरों को निवासियों से खाली करवा दिया और वहाँ एक सैनिक छावनी बना दी। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों का पेट भरने की समस्या का समाधान किया। यह गंगा और यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में एकत्रित उपज के माध्यम से किया गया। यानी जो गंगा और यमुना के बीच की भूमि थी वहाँ पर जो किसान खेती करते थे उनसे कर लिया जाता था और कर के रूप में जो उपज इकट्ठी की जाती थी उस उपज को कर के रूप में इकट्ठा किया जाता था और इससे सैनिकों का पेट भरा जाता था। तो उसने इस तरीके से अपने सैनिकों का पेट भरने की समस्या को हल किया। और मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्र से एकत्रित कर का उपयोग सेना को खिलाने के लिए किया। उसने भी ऐसे ही किया, लेकिन उसने कर इकट्ठा किया, लेकिन सुल्तान ने बड़ी संख्या में सैनिकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अतिरिक्त कर भी लगाया। अब आप बताइए कि उसने पहले वो कर तो ले ही रहा था मोहम्मद तुगलक, लेकिन इससे सैनिकों की आवश्यकता पूरी नहीं हो रही थी, तो उसने इसके ऊपर भी एक अतिरिक्त कर और लगा दिया।
फिर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, उन्होंने अपने सैनिकों का वेतन इक्ता की बजाय नकद में दिया। इक्ता क्या होता था कि किसी जगह की सूबेदारी दे देना, यानी उसका शासन उनको दे देना, लेकिन उसकी बजाय उसने सैनिकों को नकद में उनका वेतन दिया। लेकिन मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, उन्होंने नकद में वेतन का भुगतान किया लेकिन कीमतों को नियंत्रित नहीं किया, यानी कीमतें बेतहाशा बढ़ती ही जा रही थी उनके काल में, और उन्होंने भी लेकिन नकद में ही भुगतान किया था। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य सुधार, राजस्व सुधार जैसे अनेक प्रशासनिक उपाय काफ़ी उनके जो बनाए हुए थे वो सफल रहे, और मोहम्मद तुगलक ने उनके प्रशासनिक उपाय असफल थे। देखिए दोनों में ये फ़र्क था कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने सुधार किए थे वो काफ़ी सफल भी रहे, लोगों को पसंद भी आए, लेकिन जो मोहम्मद तुगलक ने उपाय किए प्रशासनिक उपाय वो असफल थे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा, यानी कश्मीर पर जब उन्होंने आक्रमण किया मोहम्मद तुगलक ने तो वो सफल नहीं हुआ, सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर उन्होंने ट्रांसऑक्सियाना पर आक्रमण करने की अपनी योजना छोड़ दी और अपनी बड़ी सेना को भंग कर दिया, क्योंकि खर्चा कैसे चलाएंगे भाई, सेना को रखने के लिए खर्चा भी तो चलाना पड़ता है ना, और क्योंकि वो सक्सेसफुल रहे नहीं इसलिए उन्होंने अपनी जितनी भी बड़ी सेना थी उसको ख़त्म किया, उसको भंग कर दिया, हटा दिया। फिर इसके बाद एक एक्टिविटी है कि कल्पना कीजिए आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में एक किसान हैं और आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते, तो आप क्या करेंगे? तो देखिए ये तो आपके सोचने का ही विषय है। आप क्या कर सकते हैं? आप जो है उनसे रियायत की मांग कर सकते हैं, उनसे गुहार लगा सकते हैं कि इस बार में से जो है कर नहीं दिया जा रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो अलाउद्दीन खिलजी था वो नकद में तो कर लेता ही नहीं था, वो तो एक उपज के रूप में किसान से कर लेता था, यानी जो वो फसल उगाते थे उसी में से ही थोड़ा सा हिस्सा वो ले लेते थे, ठीक है। लेकिन जो मोहम्मद तुगलक था वो नकद में कर इकट्ठा करता था और यहाँ तक कि उसके अलावा भी अतिरिक्त कर भी इकट्ठा करता था। तो इसके लिए फिर हम सिर्फ सुल्तान से रियायत की मांग कर सकते हैं, और क्या करेंगे ये आपको अपने आप लिखना है। तो चलिए निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करते हैं। तो पहला प्रश्न है, देखिए, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक की प्रशासनिक व्यवस्था के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ऊपर हमने वर्कशीट में इसको समझा ही है, देख लेते हैं एक बार। तो ये है आपका उत्तर नंबर 1। आपको ऐसी ही एक टेबल बनानी है और उसमें क्या करना है, ये लिख दो। उसने आक्रमण से बचाने से के लिए एक विशाल स्थायी सेना खड़ी की, उसने ट्रांसऑक्सियाना पर हमला करने के लिए एक बड़ी सेना खड़ा की, ठीक है। और फिर उसने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नए गैरिसन शहर का निर्माण किया, और यहाँ पर आ जाएगा उसने दिल्ली के 4 सबसे पुराने शहरों को निवासियों से खाली करवा दिया, वहाँ सैनिक छावनी बना दी। ये हो जाएगा ये नंबर 1 अंतर, ये नंबर 2 अंतर, और एक तीसरा वाला ये कर देना, उसने अपने सैनिकों को का वेतन इक्ता की बजाय नकद में दिया, और इसका आ जाएगा कि इसने अपने नकद में वेतन का भुगतान किया लेकिन कीमतों को नियंत्रित नहीं किया। तो आपको यहाँ से लेकर जो मैंने मार्क किया है ये आपका उत्तर नंबर 1 बन जाएगा। आपको ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है इसको, कोई से भी आप 3 या 4 जो भी आपकी मर्जी हो वो आप अंतर लिख सकते हो। ये है आपका उत्तर नंबर 1। फिर दूसरा प्रश्न है कि नीचे दी गई सारणी में वंश के अनुसार उनके शासकों के नाम लिखिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले है दास वंश। दास वंश को हम गुलाम वंश भी कहते हैं। तो इसका जो राजा थे, जो भी इनके शासक थे वो थे, मैं यहाँ लिख के बताता हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, आपने ऐसे लिखना है ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, ठीक है। ये तीनों इसके शासक थे गुलाम वंश के या दास वंश के। फिर इसके बाद हम लिखेंगे तुगलक वंश। फिर यहाँ पर आ जाएगा तुगलक वंश। तो तुगलक वंश में कौन कौन से थे, देखिए, एक तो था मोहम्मद, मैं बताता हूँ इसको आपको। पहले आप लिखेंगे मोहम्मद
मैं इसको सही से लिख के दिखाता हूँ आपको। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक और फिरोज तुगलक, ये 3 इसके शासक आप लिख सकते हैं, फिरोज तुगलक। और उसके बाद लोदी वंश, तो इसमें आ जाएगा इब्राहिम लोदी, इब्राहिम इब्राहिम, ठीक है, छोटी की मात्रा लग जाएगी, इब्राहिम लोदी और सिकंदर लोदी। ऐसे आप इसके उत्तर लिख सकते हैं। तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक दीजिए। आप देख रहे हैं ना, तो साथ साथ लाइक का बटन भी दबा दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी अपने इस चैनल लवनीश सर की क्लास के सब्सक्राइबर्स को 50K या उससे भी ज़्यादा पहुंचा दीजिए। टेलीग्राम ऐप पर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वहां पर इस वीडियो के और अन्य वीडियो के लिंक भी ले लीजिए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।